अब आप जो कहेंगे उनको, मैं चाहता हूं कि अरे ये हो गए मुकेश मासूम, तो हम चाहते हैं कि अब हास्य की एक कवित्री हमारे बीच में। हास्य की कवित्री होती नहीं है पर है, हमारे बीच में है। बलजीत कौर साहिबा हमारे बीच में है और सरदार परिवार से है। सरदारों का अपना काम है साहब, सरदार तो सरदार होते हैं। हाँ सरदार, हाँ नहीं अब 12 बज गई, 12 तो बहुत पहले ही बज गई साहब। हाँ 12 बजने से क्या मतलब है, 12 तो पहले ही बज गई। नहीं सरदार इसमें कोई खास बात नहीं, आप सरदार तो सरदार साहब। ये मुझे याद है कि एक सरदार हवाई जहाज में सफ़र कर रहा था, बार बार पीछे मुड़ के देखता, बार बार पीछे मुड़ के देखता, बार तो उस पीछे एक बाबा बैठे थे उनको देखता, तो सरदार वो बाबा बार बार उसको देखते, वो देखता। नीचे उतरने के बाद सरदार ने पूछा, बाबा आप ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बोला इसमें क्या बात है, मैं तो ये देखना चाहता था कि लोग कहते हैं सरदार बेवकूफ़ होते हैं, पर तुमने ऐसी कोई हरकत हवाई जहाज में नहीं करी जिससे से ये लगे कि सरदार बेवकूफ़ होते हैं। तो उसने कहा पर एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। अब वो बाबा ने प्रश्न किया, राजस्थानी था, प्रश्न किया। बोला सरदार जी आपके घर में 4 आदमी हैं, एक आपकी पत्नी, एक आपका बच्चा, एक आपकी बच्ची, बताओ चौथा आदमी कौन है? सरदार जी ने इधर उधर देखा, बोला बहुत देर, मेरा ताऊ मेरा चाचा उन नंबर। उन्होंने पूछा आप बता दो बाबा। बोला चौथा आदमी आप हो। अरे यार बोला बहुत बेवकूफ़ी। चला गया सरदार, तो वो भी चलेगा, वो घर जाकर के उसने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। बोला यार सारी दुनिया के लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, पर मैं आज साबित कर दूंगा हम बेवकूफ़ नहीं है। फिर वही प्रश्न उसने किया कि मेरे घर में 4 आदमी हैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा बच्चा, एक मेरी बच्ची, बताओ चौथा आदमी कौन है? सौर चक्र। बोला यार कौन है? बोला वो चाचा ताऊ। बोला तो सर हमने बोला आप ही बता दो सरदार जी। बोला वो चौथा आदमी वही है जो मेरे साथ हवाई जहाज में सफ़र कर रहा था। तो भाई साहब ऐसा होता है। लेकिन ये एक अच्छी कवित्री जैसे आपने जो फिल्मी स्क्रीन पर आई, बलजीत कौर साहिबा हमारे बीच में है, फिल्म एक्ट्रेस हैं, हास्य की कवित्री हैं। हास्य कवित्री होती नहीं हैं, कमी होती हैं, या तो वहाँ विलक्षण ही हैं। अब ये कुछ पीस पड़े हुए हैं, बचे हुए प्राचीन कालीन अवशेष ही मान लो इनको हास्य के, तो नहीं तो कवित्रियों में कहाँ इतने कवि जन्म ले चुके हैं, फिर कवित्रियों के लिए बचा क्या है? मैं ना बुलाता हूँ, स्वप्न हो और मधुर हो तो नींद का मजा कुछ और है। स्वप्न हो और मधुर हो तो नींद का मजा कुछ और है। बलजीत कौर साहिबा आए और हाथ से सुनाए तो सुनने का मजा कुछ और है। जोरदार तालियां बजा दीजिए बलजीत। ये तो खुद सेट करना जानती है। महिलाएं सब सेट करना जानती हैं। इसकी हुई नहीं है अभी तक। मुझे एक बात समझ नहीं आती, माइक वाला आता है, हमारा माइक सेट करता है, टेंशन आप लोगों को क्यों हो जाती आप क्या करेगा जी? टेंशन लेने की चीज ही नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आप लेना ही चाहते हो, कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो। हाँ टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ टेंशन लेने का नहीं, अटेंशन रहने का है। हाँ बिल्कुल। और एक बात तो जरूर कहूंगी घनश्याम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये पहला कवि सम्मेलन देखा कि लोग कुर्सियां लेकर आगे चले आए। एक बार आप लोगों के लिए हम लोग ताली बजाएं। इस सुनने के प्रेम को मैं नहीं, दूर से सही दिख नहीं रहा था इसलिए ना या न माने ना ये समझे, समझदारी की बात मैं ही करूंगी। यो सारे ना दूर का चश्मा घर छोड़ आए तो मन ने देखने खातिर आ गया। टेंशन मत लो, मस्ती में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये खुशफहमी भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, तो हम तो खुशफहमी में ही जीते हैं, हम टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन बिल्कुल आप भी मत लेना, क्योंकि टेंशन एक ही चीज है, शादी जब हो जाए तो टेंशन साथ में रहती है। आप भी मानती इस बात? बस टेंशन घरे गई ना, हाँ। तो फिर हंस लो, हंसी रहे, फिर हंस लो। अब देखो होली का दिन, और टेंशन कैसे देते हैं ये पति, बड़े कर रहे थे ये पत्नी बेलन उठाती। आप सब भी गवाह हो, अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या सीता मैया राम के साथ वनवास जाती? बढ़िया बढ़िया, अच्छा। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या उर्मिला लक्ष्मण का इंतजार करती, पीछे रुक जाती? बढ़िया बात है। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या कौशल्या
कैकई के कहने पर अपने बेटे को वनवास भिजवाती? अगर मेरे देश की पत्नी अम्मा बेलन उठाती तो आप सब गवाह हो, क्या पन्ना धाय अपने बेटे को शैया पर सुलाती? वाह वाह वाह। नहीं, मेरे देश की पत्नी हकीकत तो ये है बेलन नहीं उठाती है। मेरे देश की पत्नी तो वो पत्नी है जब प्राण चले जाएं सत्यवान के तो यमराज से वो भी मांग लाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हास्य की बहुत बातें होंगी, लेकिन जब राम की बात हो रही थी तो मैंने राम पर बड़ी कविता भी लिखी, लेकिन एक 4 पंक्तियां जो मन में आई वो जरूर सुन लीजिए। सुनाइए, फिर सुनाइए। अपने नहीं, आप मस्ती कविता के- सुनने वाले लोग हैं आप। मस्ती में बिल्कुल आप कविता ही सुनने वाले हैं। हाँ, और बहुत बड़ी नहीं, 2 पंक्तियों की कविता राधिका, हाँ। क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि कण कण में राम है, लेकिन हम बड़े निकम्मे लोग हैं, तो वहाँ पर मेरे मन ने क्या सवाल किया, बस 4 पंक्तियाँ सुनिए हम्म, कि निगोड़ी आंखें बोल उठी, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहाँ कहीं राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि हर कोई कहता है ना, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहाँ तो कहीं भी राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तभी मन के भीतर से आवाज आई, गर्दन झुका के देख ले, यही है, यही है, यही है। तो बस आप लोग मस्ती में रहिए, ऐसा साथ दीजिएगा तो बहुत आनंद आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ जो नौहर की धरती पर आई हूँ, आप सबके बीच हूँ। रही बात, बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे पति, ये पति नामक प्राणी सबसे बड़ी टेंशन देते हैं। होली आ रही है और होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। टेंशन में मत आओ, सच बता रही हूँ। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। बढ़िया। और पति से तंग आकर मैं एक दिन बोल पड़ी, मैंने कहा आपसे तो मैं तंग आ गई, काश किसी राक्षस से कर लेती ब्याह। अब थोड़ी सी पंजाबी है इसमें। आपसे तंग आ गई, मैं तो कर लेती किसी राक्षस से ब्याह। बोले हो ही नहीं सकता सी, राक्षस होंदा चुड़ैल दा भरा। बढ़िया है, बढ़िया है, चुड़ैल दा भरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रदीप काफी अच्छा है ये। और मैंने कहा, मैं होली पर जब जाती हूँ तो मेरे पति बोले देख तू कितने भी कवि सम्मेलन कर, पर होली वाले दिन कविता खेलने मत जाया कर। मैं सुन के बड़ी खुश हुई कि शायद मेरे साथ होली खेलनी होगी। तो मैंने बड़े मन से कहा क्यों? बोले देख, होली वाले दिन तू कवि सम्मेलन में मत जाया कर। मैंने कहा क्यों? बोले देख, तू तो चली जाती है पर आफत मेरी आ जाती है। मैंने कहा मतलब? बोले तू चली जाती है, आफत मेरी आ जाती है। मैं मोहल्ले के 10 बच्चे नहलाता हूँ तो तब अपने 2 पहचान पाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार जब मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगी, थोड़े पैसे कमाऊंगी, तो एक काम कर देती हूँ, आपकी आफत कम कर देती हूँ। मैं अपनी ननदिया को 2-4 दिन बुला लेती हूँ और मैं उसे बड़े प्यार से बुलाऊंगी और होली पे बहुत लिफाफे मिलेंगे, एक साड़ी उसे भी दिलवाऊंगी। पति बोले एक काम कर, तू 2 की जगह 4 कवि सम्मेलन पढ़, और बहनी बुलानी है तो मेरी छोड़ अपनी बुला दे। और साड़ी भी उसे मैं दिला दूंगा, अपना खर्चा बचा ले। तो बस होली की मस्ती है। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसी है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। वाह 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 वाह, बढ़िया और बात रही है। बात, घनश्याम जी ने आयोजन करा रखा है तो उनके लिए 2 पंक्तियां कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। यही। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह 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 वाह। और बड़ी बात कर रहे थे, कोरोना से हिंदुस्तान बच गया, कह रहे थे, सारे कवि कह रहे थे कोरोना से हिंदुस्तान बच गया। राधिका
कोरोना से हिंदुस्तान बच गया। हकीकत बता सकता है कोई कोरोना से हिंदुस्तान क्यों बचा? कोरोना से बचने में आप मर्दों की कोई भी भागीदारी नहीं है, सारी भागीदारी हम औरतों की है। आप तो न्यूज़ चैनल लगा के बैठे रहते थे टेंशन में, ये हम महिलाएं ही थी कि समोसे खाओ, कचौड़ी खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन मत लो। तो सच कह रही हूँ, मेरे सरदार जी भी कोरोना का टाइम और न्यूज़ चैनल लगा के बैठ जाते थे। जब मैं पकोड़े बना के ले गई, मनुष्य चेहरा बना के बैठे। मैं कहा की होया? बोले देख अमेरिका जितने मर गए। मैं क्या दफ़ा करो, पकोड़े खाओ। अगले दिन मैंने छोले भटूरे बनाए, अंदर गई फिर टेंशन में बैठे। मैं कहा की होया? देख जर्मनी विच भी बहुत फैल गया। मैं कहा दफ़ा करो, आप छोले भटूरे खाओ। तीसरे दिन जलेबी बनाई, वहाँ फिर टेंशन में। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये टीवी बंद कर दो। मेरे पति बोले फिर मैं की देखा? मैं कहा कुछ भी देखोगे लेकिन मनुष्य शक्ल मुझे नहीं देखनी, ये न्यूज़ चैनल नहीं देखोगे। बोले ठीक है काके, तू है ना फिर मैंने कोई पिक्चर दे दे, नवी पेन ड्राइव पिक्चर दे दे। अब बेटा भी महान, उसने एक पिक्चर दी नई पेन ड्राइव में, वो पिक्चर लगाई पतिदेव ने, और पिक्चर थी पान सिंह तोमर। सरदार जी ने देखी, अगले दिन उसके हीरो इरफान खान निकल गए। पति ने दूसरे दिन बेटे को कहा काके थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे ने प्रेम रोग दे दी, हीरो थे ऋषि कपूर, निकल गए। पति ने देखी पिक्चर, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन पति ने बेटे को आवाज लगाई काके मां दी शादी दी वीडियो दे दे, ओ भी देख लवा। बढ़िया है। सच कह रही हूँ, और हास्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, सिर्फ आप अपना, मैं सच कह रही हूँ, हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, मंच बचपन से पढ़ते आए, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। लेकिन जिंदगी में जो काम आया वो कभी नहीं पढ़ाया गया, वो था दृष्टिकोण। सिर्फ आप दृष्टिकोण बदल लीजिए, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो मैं एक दिन स्कूल से घर गई, और देखिए दृष्टिकोण देखिए कहाँ जाता है। मैं एक दिन स्कूल से घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, और सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहाँ। और मैं कहूँ मेरे पति की भी छुट्टी थी, वो घर पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आए? मैं परेशान, मैं दंदनाती हुई घर गई, जल्दी से पर्स रखा, देखा पति कहाँ है, अंदर ही बैठे थे मनुष्य शक्ल लेके। तो मेरी कविता जागी। मैं घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, सारा अपार्टमेंट वहाँ, लेकिन मेरे पति नहीं गए। तो मैं अंदर गई, मैंने पर्स रखा और मैं बोली सर ये सुन लो, काम की बात है। मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देखकर बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। अच्छा, हम हिंदुस्तानी टेंशन वैसे बिना बात की लेते हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर अमेरिका में लाइट चली जाए तो पावर हाउस को फ़ोन लगाया जाता है कि लाइट चली गई। जर्मनी में लाइट चली जाए, इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन लगाया जाता है। एक हमारा हिंदुस्तान है, लाइट चली जाए, पति बेटे को आवाज़ लगाते, काके देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। पड़ोसी दी गई मतलब टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन तो वो जाने, है ना। तो हमारी टेंशन भी अजीब अजीब है। और रही बात, ये कह रहे थे कि सरदार बेवकूफ़, सरदार नहीं, सबसे ज़्यादा काम सरदार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। एक पंजाब की घटना सुनो, क्योंकि आप बड़े आनंद से सुन रहे हो, तो सुनो। पंजाब की घटना बताती हूँ। पंजाब में मैं गई एक दिन, कवि सम्मेलन था, कोई वहाँ पिंड कहते हैं गाँव को, तो पिंड था। मैं कवि सम्मेलन में गई तो मैंने देखा कि एक सरदार जी गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे गड्ढा खोदा उन्होंने, कम से कम 4 फुट का, 2 फुट का कोई गोल गड्ढा, और थोड़ी दूर दूसरे सरदार जी ने उसको भर दिया। एक सरदार जी ने गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने वो मिट्टी उठा के वापस भर दिया। फिर थोड़ी दूर पे फिर गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने फिर भर दिया। आप टेंशन में हो ना, हम भी टेंशन में थे। मैंने पूछ लिया, मैं कहा पाजी एक गड्ढा खोददा है, दूजा मिट्टी भर दिंदा है, ए की हो रहा है? बोले मोदी जी ने कहा है अपना काम रोज़ करो। मैं कहा क्या मतलब?
बोले हम 3 आदमियों की ड्यूटी लगी थी, मेरा काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना, तीसरे का काम था गड्ढा भरना, दूजे ने छुट्टी कर ली, असी की करिए, असी अपना काम करके जा रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही हैं मस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। एक और पिंड था, वहाँ पिंड में एक छोटी सी नदी थी, तो वो गांव में लोग नदी से ही पार होकर और फिर जाते थे। तो वहाँ पर जो नेता जीते, उन्होंने कहा चलो इस बार कुछ विकास कर देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, नदी के ऊपर पुल बना दिया कि भाई अब पुल बना दिया है। तो बोले बलजीत जी माइक लेकर जाओ, कैमरामैन को लेकर जाओ और वहाँ से पूछ कर आओ कि पुल बनने से क्या लाभ हुआ। पवार जी सुनो। स्वागत। अब गए, हम गए, मैं गई तो एक सरदार जी बैठे हुए थे खाट पे। मैं कहा सत श्री अकाल। बोले आहो कुड़िए सत श्री अकाल। मैं क्या ए पुल बन गया तुहाडे पिंड विच? बोले आहो बड़ा चंगा पुल बन गया। मैं कहा इस पुल को बनने से लाभ हुआ? इस पुल नूं बनन नाल की लाभ होया? बोले कुड़िए बड़ा लाभ होया है, बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो, साडी जनता नूं दसो। कहंदे आहो बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो। बोले पहले असी धुप विच नदी पार करदे सी, हुण पुल दी छाया विच नदी पार कर लैंदे हां। तो बस हम ऐसे मस्ती में रहते हैं। और मैंने हाथ से क्यों चुना, मैं आपको 4 पंक्तियां देती हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं, सुनहरी लाल जी जानते हैं, और जो कि यही मेरा जीवन है, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे रिश्तेदारों में हूँ, कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती, किसी को भी चाहोगे आप तो वो चाहत बनती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती। वाह 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 वाह, दिल लोगों का दिल में। हाँ हाँ बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुना है आपने। हाँ, एक छोटी हास्य की कविता सुनाती हूँ आपको। और देखिएगा हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं हुई। टोपी पहनावेंगे क्योंकि मान ला तो जिसने पढ़ाई थी वही आज तक भुगत रहा। पंडा इधर आ जाओ। हाँ इधर फोटो जैसा, अरे खिंचवा लो भाई फोटो तो। हाँ देखो आपको घर में पिटो तो पिटो, मारे तो कोई टेंशन नहीं है। सच में मेरे सरदार जी इतने अच्छे हैं, वो कभी घर से बाहर जाए ना, मैं इतना इंतजार करती हूँ उनका। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रात का समय कैसे बीता जा रहा है, बट आप लोग देखिए हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं हुई और वो प्रथाएं लुप्त भी हुई, लेकिन उनका लुप्त होना अच्छा था। अब मंच का ध्यान चाहती हूँ राणा जी। हमारे देश में सती प्रथा थी, लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। हमारे देश में दहेज प्रथा भी हो गई थी, फिर लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। भ्रूण हत्या की प्रथा बन गई थी, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा, वो लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी प्रथा थी जो बहुत अच्छी थी पर लुप्त हो गई, बहुत बुरा हुआ। पवार जी, वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। स्कूल में, स्कूल घर क्या, सब जगह बच्चों को कूटने के अलग अलग ही कायदे थे और बच्चों को कूटने के बहुत सारे फायदे थे। ये जो आप हम या बैठे या खड़े हुए हैं, हकीकत जानिए हम सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। ये जितने भी बैठे या खड़े हुए हैं ये सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। और कूटने की इस प्रथा का, अपनी अपनी स्कूल याद कीजिएगा, कूटने की इस प्रथा का सबसे ज़्यादा फायदा तो मास्टर उठाता था। कूटने की इस प्रथा का सबसे ज़्यादा फायदा तो मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में घुस जाए, 2 को कूट दे, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। ऐसा ही होता था ना। और फिर मास्टर जी के जाने के बाद, याद करिएगा, मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे गए वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। पर उस समय का माहौल ऐसा था, कुर्ता झाड़कर खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, कुटने के बाद भी प्रफुल्लित रहा मन। ऐसा ही था ना पहले, है ना। और अगर घर जाकर बच्चा अपने कूटने की बात
कि मास्टर जी ने कूटा, ये घर पे बताता था। तो घर में बापू से एक और खाता था, इसलिए बच्चा कुटाई के डर से कुटने की बात ही छिपाता था। लेकिन छोटे भाई बहन होते थे ना। अब देखिए, आज मास्टर जी ने इसको मुर्गा बनाया, आज मास्टर जी ने इसको कूटा। छोटा या छोटी जब घर आकर ये शिकायत लगाते थे, अब याद कीजिएगा पुराना ज़माना, छोटा या छोटी जब घर में ये शिकायत लगाते थे, यकीन मानिए हमें छोटे में प्रेम चोपड़ा और छोटी में ललिता पवार नजर आते थे। और कूटने की प्रथा ऐसी थी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता था। अब किसको समर्पित करूं? हाँ, आप ही अपना जमाना याद कर लो, ताऊ को समर्पित कर देते हैं। कूटने की प्रथा का दृष्टिकोण, कूटना ऐसी प्रथा थी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता था। अब आप कहोगे कैसे? तो अगली लाइन सुनो राधिका। कूटने के कारण व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। कल जिस लड़की को प्रेम पत्र दिया था, उसके भाइयों से कुट के आज राखी बंधवाता था। होता था ना ऐसा ही? बिल्कुल। अब नहीं होता। अब नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था। भाई मैं ग्वालियर की छोरी हूँ, हमारे यहाँ तो होता था, है ना। तो और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब बच्चे को 16-17 साल की उम्र में इश्क का बुखार चढ़ जाता था, तो माँ की जूते की कुटाई से ही उतर जाता था। और सुनिए, याद कीजिएगा अपना कुटापा। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता, ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, सोटा, जूता, चिमटा, ये सब कूटने के हथियार थे। और उस वक्त माँ बाप को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी बच्चों को कूटने के अधिकार थे। और मेरे देश में, अब देखिएगा क्या कहने जा रही हूँ, इस कविता को अंत देने जा रही हूँ। हाँ, स्वागत आपका। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का डर बच्चे को इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाले को देखकर बच्चे के द्वारा बीड़ी बुझाई जाती थी। और अगली पंक्तियां देखिए कविता के समापन की। मुझे लगता है इससे अच्छी पंक्तियां इस कविता में आई नहीं। मेरे देश में बेटियों को बेशक कूटा नहीं गया, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। पवार जी, मेरे देश में बेशक बेटियों को कूटा नहीं गया, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और वो भय की आंख, पिता के द्वारा दिखाई गई भय की आंख इस कदर बेटियों को डराती थी, उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप सबसे अनुरोध है, डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए। और संस्कारों को जिंदा रखना है तो अपने बच्चों की गलती पर उसे 2 जरूर लगाइए। और हमारे यहाँ तो इतने बढ़िया है कूटने का। मैं फरीदाबाद रह गई पहुँचने, एक पड़ोसी था, वो एक अपने बच्चे को कूट रहा। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों कूट रहे हो ताऊ, क्यों कूट रहे हो? बोले आज इसको कूट दूं क्योंकि कल मैं मुंबई जा रहा हूं। तो मैंने कहा लेकिन कल मुंबई जा रहे हो, आज कूट रहे हो मतलब? बोले इसका रिजल्ट कर आना है, मन ने पता है क्या होगा, मैं आज ही कूट जाऊं। तो इसलिए मस्ती में रहना चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। अगर समय है तो मैं 2-3 मिनट की एक कविता और सुनाऊं, क्योंकि हास्य की तो लंबी पारी हो सकती है, लेकिन समय कम है। लेकिन संस्कार की बात भी होनी चाहिए। चलो एक छोटी सी, बिल्कुल 1.5-2 मिनट की, बहुत छोटी कर देती हूँ उसको। लेकिन जब मन से सुन रहे हो तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज के संदेश की जो बात होती है तो हमें वो करनी चाहिए। वो सही है आपका, ये इनके लिए बच जाए श्रोता, ये सोच रही है। चलिए मैं उस कविता को लंबा नहीं करती, बीच के बंद हटा दूंगी, छोटी कर देती हूँ। क्योंकि ये जो हमारी जनरेशन है ना, इसने बहुत बदलाव देखा। और जनरेशन गैप हमेशा से रहा,
पर हमारी जनरेशन ने ज़्यादा देखा। और आजकल क्या होता है, फेसबुक जब हम खोलते हैं, कुछ भी मोबाइल खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर कभी किसी ने मदर्स डे लिखा है, किसी ने फादर्स डे लिखा है, किसी ने वैलेंटाइन डे लिखा है। पहले ये सब कोई दिन नहीं होते थे। तो वहाँ से मेरी कविता शुरू है, आप सबको सौंपती हूँ। स्वागत, आपका स्वागत। और ये बच्चा बैठा है, तो मैं यहाँ इस समझ लीजिएगा, इससे वो कल्पना कर रही हूँ कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, शायद बारबी डॉल की कल्पना भी ख्वाबों में रही होगी, इसीलिए बच्चे कपड़े की कतरन की गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। और देखिएगा कहाँ बात कहने की कोशिश की है। शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, हमारे समय में नहीं था ना। शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त। और बात कहाँ कहने की कोशिश की है, अगर सच लगे तो तालियां दीजिएगा, कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ का परोसा ही खा जाते थे। वाह 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 वाह। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते थे। शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, याद कीजिएगा, बिल्कुल, रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। बढ़िया बात है। और राजनीति या मीडिया, अब बहुत गहरी बात कह रही हूँ, अगर समझ आ जाए तो ताली बजाना, मंच का भी ध्यान चाहूँगी। राजनीति या मीडिया भी इतना गहरा, इतना बुरा नहीं था उस वक्त। राजनीति या मीडिया भी इतना गहरा नहीं था उस वक्त, इतना बुरा नहीं था उस वक्त, इसीलिए राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज़ लगाते थे। बढ़िया। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, इसीलिए वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और उस दौर के रिश्ते, ये दो पंक्तियां अपने साथ रखिएगा पवार जी, उस दौर के रिश्ते इतने सच्चे होते थे राणा जी, उस दौर के रिश्ते इतने 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 सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। वाह वाह, उनके पास बच्चे होते थे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।